मेरी उम्र 32 साल हो चुकी थी। अब मैं उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां लड़कियों के रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, और अगर बालों में सफेदी आ जाए उसके बाद तो लोग औरत को फालतू मानने लगते हैं। बस और क्या था, अब मैं भी इसी उम्र में पहुंच गई थी। मैं अब किसी भी रिश्ते को कबूल करने के लिए राजी थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है और उम्र में तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा है, लेकिन इससे पहले उसकी 3 बार डिवोर्स हो चुके हैं। उसकी 3 बीबियां उसे छोड़कर जा चुकी है। मम्मी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ी हो। मैं कभी गुमान भी नहीं कर सकती थी कि मेरी मम्मी मेरे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएंगी जिसकी 3 बार ऑलरेडी मैरिड हो चुकी हो और एक भी पत्नी उसके पास नहीं। टिक्की भला जिसकी 3 बार डिवोर्स हुई हो, वह किसी लड़की को खुश कैसे रख सकेगा? उसे तो डिवोर्स देने की आदत पड़ चुकी होगी। मगर फिर मेरी मम्मी ने अगले ही पल एक अजीब बात कही। वो कहने लगी कि तुम पूछोगी नहीं डिवोर्स होने के पीछे क्या वजह थी? मैंने कुछ भी नहीं बोली, बस अपनी मम्मी की ओर तकने लगी। मेरी मम्मी खुद ही बताने लगी कि सुमन लड़का एकलौता है, उसके घर में न भाई है न बहन है, बस एक बुजुर्ग बुढ़ा बाप है और उसकी उम्र 58 साल है। उस बेचारा बाप ने हर समय अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन जब भी कोई कन्हैया उस घर में आती है और डिवोर्स लेकर निकल जाती है तो उस बुजुर्ग बाप पर दया आता है। उस बेचारा बुजुर्ग बुढ़ा की अब जीवन कितनी बची है, उसका बेटा भी क्या करे? अपनी मम्मी और बहनों को खोने के बाद पिता के खिलाफ वो एक वर्ड भी नहीं सुन सकता। बस इसी कारण से जब उसकी पत्नियां उसके बुजुर्ग बुढ़े बाप पर तोहमत लगाती है तो वह उन्हें डिवोर्स देकर घर से भेज देता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम उसके बुजुर्ग बुढ़े बाप को भी संभाल लो और उसकी सेवा करो, उसकी देख रेख करके उसके दिल में अपने लिए इज्जत बना लो। उसके बाद देख लेना, तुम फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। और वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने अपने पिताजी का भी कितना ध्यान रखा है। सोनम, मुझे लगता है कि अगर तुम उसके बुजुर्ग बुढ़े बाप को अपने पिता की तरह समझी और उसकी खूब खिदमत करी तो तुम एक अच्छी विवाहित जिंदगी बसर कर सकती हो। सोनम, अब तो तुम्हारे लिए कोई भी रिश्ता आना मुश्किल लगता है, क्योंकि तुम्हारी उम्र शादी वाली अब नहीं रही बल्कि बहुत ज्यादा हो चुकी है। मम्मी की बात ने मुझे निराश कर दिया था और साथ ही साथ मेरा चेहरा मुरझा भी गया था। किसी के बुजुर्ग बुढ़े बाप इतना ज्यादा अपने बेटे के डिवोर्स के कारण कैसे बन सकता है? ये तोहमत किसी सास के ऊपर होता तो एक बार मान भी लेती। ससुर वाली बात मुझे से हजम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, तो वह उस बेचारे बुजुर्ग बूढ़े अंकल की कोई बात से चिढ़ जाती होंगी। इतने बड़े घर में उसे बूढ़े अंकल के सिवा कोई और भी तो नहीं था। हो सकता है छोटी सी छोटी बात को भी बतंगड़ बना देते हों और बात डिवोर्स तक जा पहुंची हो। परंतु मैं बात को जितना हल्के में ले रही थी वो बात इतनी हल्की बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं किसी दलदल में कूदने जा रही हूँ और जिससे मुझे खुद को बचाना होगा और मुझे अपने घर को भी बचाना होगा। मेरी अभी तक शादी न होने के पीछे 2 वजह थे। एक तो हम लोग बहुत गरीब थे, पूरा भरपूर दहेज देकर लड़के वालों को खुश तो नहीं कर सकते, और दूसरा मैं एवरेज शक्ल सूरत की लड़की थी। पढ़ी लिखी तो थी लेकिन उतना ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। कलर सांवला था लेकिन मेरी आंखें बहुत ही तीखे थे। ब्राउन कलर की आंखें, ऊंची लंबी नाक, लंबे काले बाल जो मेरी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देते थे। लेकिन वहीं पर बात आके रुक जाती कि लड़की गोरी होनी चाहिए। बस इसी को वजह बनाकर मेरे रिश्ते आकर वापस चले जाते थे। परंतु मैंने अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने की ख्वाहिश अपनी मम्मी के सामने जाहिर की। मैंने मम्मी से कहा कि कम से कम एक बार अपने होने वाले पति से मिल तो लूं। उससे मिलने के बाद मैं एक बार उसके व्यक्तित्व को जांचना चाहती थी कि आखिर पता तो चले कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी बोली कि नहीं बेटी, उसके पिताजी की ये अनुमति नहीं है। उसका पिता अपने बेटे के बारे में बहुत संवेदनशील है। अगर तुम्हें लड़के से मिलना ही है तो कल लड़का और लड़के के बाप दोनों आ रहे हैं। तुझे कोई बात करनी है तो उसी टाइम कर लेना, लेकिन मैं तुझे ये अनुमति हरगिज नहीं दूंगी कि तू अकेले में लड़के से मिले। और भला मैं कैसे अपने मुंह से लड़के के फादर से कह दूं कि मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से अकेले में मिलना चाहती है? ये बातें लड़कों के ऊपर तो समझ में आती है मगर लड़कियों को नहीं।
अपनी मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मम्मी, लड़कियों में भेदभाव पहले जमाने में किया जाता था। अब लड़का और लड़की बराबर के हकदार हैं। दोनों का जाति हक है कि वह अपने पसंद का जीवन साथी देखें। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर शाम को 4:30 बजे आ गए थे। मैं लड़के के पापा को देखकर दंग रह गई, जिसे मेरी मम्मी ने 58 साल का बुजुर्ग बुढ़ा कहा था। वह तो 47 से 48 साल का हट्टा कट्टा मर्द लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो दोनों बाप बेटा नहीं बल्कि छोटे और बड़े भाई की तरह है। वो बूढ़ा आदमी, जो कि मुझे किसी भी अगल से भी बूढ़ा नहीं दिख रहा था, वो बूढ़ा आदमी बहुत ही गहरी नजरों से हमारे पूरे घर का जायजा लेने में लगा हुआ था। उसका बेटा कम और वो बूढ़ा आदमी ज्यादा नजरें इधर उधर दौड़ाकर देख रहा था, जैसे कि रिश्ता उसी के साथ में हो रहा हो। अब मैं तो इनकार कर नहीं सकती थी। वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी कहती कि तुम्हें हर वक्त नखरे ही सूझते हैं। अब घर से जाते हुए मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों में 15,000 रुपये पकड़ा दिए। मुझे अपने ससुर की यह कारनामा बड़ी हैरानी लगा। मेरे होने वाले ससुर ने मेरे सिर पर अपना हाथ फेरा और कहने लगे कि आज से तुम मेरी बेटी हुई। मैं अब तुमको बहू बनाऊंगा। मेरे बेटे को पत्नी की जरूरत है और मैं भी घर में अकेला रहकर बोर होता हूँ। वह आदमी बहुत ही तहजीब से बातें कर रहा था। लगता नहीं था कि कोई लड़की उसकी वजह से डिवोर्स ला ले सकती है, वह भी एक ऐसे इंसान से जो देखने में बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट था और अमीर भी बहुत था। परंतु मैंने अपनी मम्मी से साफ कह दिया कि अगर उस बूढ़े शख्स ने मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। ये बात आप अपने भेजे में गुस्सा लें। मेरी मम्मी भी कहने लगी कि तुम भी ये बात अपने माइंड में घुसा लो कि तुम्हें भी अपने ससुर की रिस्पेक्ट अपने पिता की तरह करना है। आजकल की लड़कियों की तरह अपना जुबान मत चलाना, जो बात बात पर नाराज हो जाती है बगैर किसी ठोस वजह कि अगर तुम अपने ससुर से लड़ाई करोगी और अगर अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। मैंने तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं की है। अपनी मम्मी की इतनी खतरनाक सुझाव सुनकर मेरा दिल कांप गया और मम्मी की बात सुनकर मैं बिल्कुल चुपचाप हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी एक फ्रेंड रुचिका ने जो बात बताई, जिसे सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मेरी दोस्त रुचिका कहने लगी कि मैं इन लोगों को जानती हूँ। इन लोगों के बारे में जो बातें फैली हुई हैं वो अच्छी नहीं हैं। मैंने सुना है कि ये बदमाश किस्म के लोग हैं और लड़के का बाप तो बहुत ही अय्याश और आवारा किस्म का है। मैंने रुचिका से पूछा, लेकिन रुचिका, तुमने उन लोगों को कहने लगी जब वह कल तुम्हारे घर से निकल रहे थे तो उस वक्त मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी, तभी मैंने उन्हें देखा। मैं तो उन्हें देखते ही पहचान गई थी कि ये वही लड़का है जो अपनी 3 पत्नियों को डिवोर्स दे चुका है। रुचिका की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा सा लगा। मेरा होने वाला पति अपनी 3 डिवोर्स होने के कारण से पहचाना जाता है। रुचिका फिर बोलने लगी कि मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे होने वाले पति की डिवोर्स तुम्हारे ससुर के कारण की वजह से हुई है। मैं अंदर ही अंदर डर गई। मैंने रुचिका से कहा, तुम्हें ये पता है कि मेरे होने वाले पति की 3 बार डिवोर्स क्यों हो चुकी है? रुचिका कहने लगी, मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन जरूर ये बुढ़ा ठरकी है। जरूर कुछ ऐसी गलत सलत हरकतें करता होगा कि जिसकी वजह से उसकी बहुएं डिवोर्स लेकर चली जाती है। ज़रेनिया, वरना तुम खुद सोचो, घर में सिर्फ ये बुढ़ा और उसका बेटा होते हैं। वो ठरकी बूढ़ा अपने बेटे की शादी करवाने में लगा हुआ है। हालांकि बूढ़ा तो लगता ही नहीं, खुद भी हटा कट्टा लगता है। वो चाहे तो अपनी शादी भी कर सकता है, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। वो आदमी देखने में भी अच्छा भला जवान लगता है। रुचिका की बात सुनकर मेरे दिमाग में नई उलझन घर कर गई थी। जरूर कुछ दाल में काला है जिसे मेरी मम्मी मेरे से छुपा रही है, और वह मेरा होने वाला ससुर और मेरा होने वाला पति भी जरूर एक दूसरे से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। ये बातें मैंने अपनी मम्मी से कही तो मेरी मम्मी कहने लगी कि ईश्वर से डरो, बुढ़ापा तुम पर भी आना है, और जिस तरह तुम्हारे मम्मी बाप पर भी आया है, बेटी सुमन बुढ़ापे की वजह से तुम किसी से नफरत मत करने लगो। हमारे जमाने में लड़कियां बहुत ज्यादा भोली भाली और समझदार हुआ करती थी, मगर आज के जमाने की लड़कियों के पास तो तमीज ही नहीं है। छोटी मोटी सी बात पर ही अपना बसा बसाया घर बिगाड़कर बैठ जाती है। मेरी मम्मी ने रुचिका को भी डांट दिया। जब मेरी मम्मी चली गई तो रुचिका कहने लगी, अच्छा सुन सुमन, तू ऐसा कर, अपने पति से ही एक बार बात कर ले।
सारी बातें शादी से पहले क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने पति से कम पूछ तो सही कि उसकी पहले 3 बार डिवोर्स किस वजह से हुई है। मैंने रुचिका को बताया कि मेरी मम्मी ने इस बारे में सख्त मना कर दिया है कि मैं शादी से पहले लड़के से नहीं मिल सकती। रुचिका ने कहा, फिर ऐसा कर, शादी की पहली रात ही सब कुछ स्पष्ट कर लेना, क्योंकि पूरी जिंदगी तुझे उस लड़के के साथ गुजारनी है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारे रिश्ते खत्म करके अपने घर चली आना। अपनी पूरी लाइफ उस नर्क में जलने से अच्छा है कि थोड़ी सी बदनामी उठा लेगी। रुचिका की बात सुनकर अब मुझे टेंशन होने लगी थी। अब तो मैं शादी के लिए भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि कार्ड भी छप चुके थे और सारे रिश्तेदारों को इनवाइट भी किया जा चुका था। वैसे तो बहुत ही नॉर्मल सा फंक्शन होकर शादी हो जानी थी। बहुत ही खास रिश्तेदारों को बुलाया गया था। मम्मी ने बहुत ही सादगी से शादी कराने की सोची थी, लेकिन खबर तो फिर भी सबको हो गई थी कि सोनम की शादी होने वाली है और एक ऐसे इंसान से हो रही है जो अपनी 3 पत्नियों को डिवोर्स दे चुका है, वह भी अपने बूढ़े बाप की वजह से। मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने ईश्वर से दुआ की है कि ईश्वर मेरे घर को बचाए रखना, मेरी जिंदगी खराब होने से बचाना, मुझे इतनी सहन शक्ति देना कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं और मेरी डिवोर्स न हो। मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल चली भी आई। शादी की पहली रात जब संतोष मेरे पास आए तो संतोष कहने लगे कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम इसे घर की मालकिन हो। तुमसे पहले मैंने 3 लड़कियों को डिवोर्स दी है, ये बात तो तुम्हें जरूर पता ही होगी, लेकिन जिस वजह से मैंने उन 3 लड़कियों को डिवोर्स दी है, मैं चाहूंगा कि वो कारण तुम पैदा ना करो। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई और बोली, आखिर आपने उन 3 लड़कियों को डिवोर्स क्यों दी? मेरी बात सुनकर संतोष के चेहरे पर मायूसी उभर आया। संतोष कहने लगे कि उन तीनों लड़कियों ने मेरे पिताजी के साथ, इससे आगे संतोष कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद बोले, छोड़ो इस बात को, मैंने अपने पति संतोष से कहा, मगर मुझे कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारी तीनों पत्नियों तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? अगर मुझे पहले से सब कुछ पता होगा तो मैं संभल कर रहूंगी और वो गलती नहीं करूंगी जो तुम्हारी और 3 पत्नियों ने की। मेरी बात सुनकर संतोष बोले, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन 4 दिन तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। 4 दिन तक मैं तुम्हारे तौर तरीके और तुम्हारा रहन सहन देखना चाहता हूँ। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई खुशी नहीं? संतोष बोले, देखो एक बात हमेशा याद रखना, मुझे हर समय गीले शिकवे करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहो। डेली की झंझट बाजी मुझे बिल्कुल भी ना पसंद है, और इंसान जिससे शादी करता है उसे प्यार तो हो ही जाती है। मैं प्यार में भरोसा करता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मगर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, मेरे पिता पर किसी भी तरह का कोई तोहमत मत लगाना। मेरे पिताजी पर उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना कि अब से पहले जो 3 लड़कियां मेरी जिंदगी से हटी है वो इसी कारण से नहीं है कि उन्होंने मेरे पिताजी पर उंगली उठाई थी। हालांकि वो लड़कियां तुमसे कहीं ज्यादा हसीन थीं। संतोष की बात सुनकर मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने संतोष से कहा कि संतोष जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं भला? शादी की पहली रात सुहाग रात को ऐसी बातें कौन करता है? मेरे पति मेरे पास बैठे और बोले, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि होशियार रहना और मेरे पिताजी की रिस्पेक्ट करना और मेरे पिताजी के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। तुमसे पहले अपनी तीनों पत्नियों को ये बात मैंने इतनी साफ तौर पर नहीं समझाई थी, मगर मैं तुम्हें बहुत ही साफ और क्लियर तौर पर ही बात समझा रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। आज तक मेरा घर नहीं बस पाया, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बस अपने पिताजी को खुश रखना चाहता हूँ, और तुम भी मेरे पिताजी अपने पिता के जैसा खुश रखना। मेरे पिताजी बहुत ही सीधे साधे हैं। उनकी सेवा करोगी, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करेगी तो वो तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। एक बात और याद रखना, मेरे पिताजी के पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, अगर तुम मेरे पिताजी को खुश रखोगी तो मेरे पिताजी तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को खुश रखेंगे और तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी 7 नस्लें अगर ऐसे ही बैठकर खाएंगे तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। इतनी दौलत है मेरे पिताजी के पास, बस मेरे पिताजी को खुश रखना।
संतोष की बात अब कुछ कुछ मेरे दिमाग में इंटर करने लगी थी। अगर मैं अपने ससुर को खुश रखती, उनकी सेवा करती तो मेरी छोटी बहन भाइयों की जिंदगी भी स्वर जाती। मेरे मम्मी पापा जो अब तक छोटी छोटी खुशियों को तरसते रहते थे, उनकी भी जिंदगी में खुशियां बाहर बनकर आ जाते और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस एक काम करना था कि मैंने अपने ससुर को अपने पिता का दर्जा देना था। मैंने संतोष को भरोसा दिलाया कि मेरी तरफ से आपके पिताजी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर संतोष खुश हो गए। उन्होंने मेरी उंगली में हीरे की एक अंगूठी पहना दी। इतने बड़े हीरे की अंगूठी देखकर तुम्हें दंग रह गई। संतोष बोले, सोनम तुम्हें पता है कि मुझे ये अंगूठी किसने लेकर दी है? मैंने कहा, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अभी आपकी लाइफ में आई हूँ। तो संतोष बोले कि मुझे मेरे पिताजी ने लेकर दी है कि बहू को पहली रात में पहनाना। इससे पहले भी 3 बार मेरे पिताजी ने ही अंगूठी लेकर मुझे दी थी, लेकिन डिवोर्स होने के बाद मैंने वो अंगूठी उन लड़कियों से वापस नहीं ली, बल्कि डिवोर्स के बाद भी उन तीनों को इतना पैसा दिया कि वह चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकती है। संतोष कहने लगा कि हमने अभी तक किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं की है। ये बात ऊपर वाला जानता है, लेकिन हमारे समाज की एक रूल्स बन गई है कि हमारा समाज ऐसे मैटर्स में औरत का ही साथ देता है, क्योंकि औरतें मासूम और मजलूम होती है। हालांकि मेरी तीनों पत्नियां बिल्कुल भी मासूम नहीं थीं। उन्होंने मेरे पिताजी पर इतना घटिया तोहमत लगाया था कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। संतोष की बातें सुनकर मैं बिल्कुल चुप सी हो गई, और वैसे भी वो अपनी पहली 3 पत्नियों की बुराई कर रहे थे। ये सब सुनकर मुझे कुछ ज्यादा टेंशन नहीं हो रही थी, बल्कि मुझे खुशी हुई कि संतोष को अपनी पुरानी पत्नी में से किसी के भी साथ हमदर्दी या प्यार नहीं था। मैंने अपने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपने पति की हर बात मानूंगी और अपने ससुर की खूब अच्छे से खिदमत करूंगी। तभी मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला और मेरे ससुर अंदर रूम में बगैर इजाजत लिए हुए चले आए। मेरे ससुर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा लगा अपने ससुर की इस हरकत पर, लेकिन संतोष जल्दी से उठकर खड़े हो गए और बोले, पिताजी आपने क्यों परेशानी उठाई? आप मुझे आवाज दे देते, मैं खुद ही आ जाता। मेरे ससुर मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये दूध तुम दोनों जरूर पी लेना। सोने से पहले दूध पियोगे तो सारी थकान उतर जाएंगे। संतोष बोले, शुक्रिया पापा, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। ईश्वर आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिए। ऐसा कहकर संतोष ने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद पकड़ लिया। मेरे ससुर कमरे से चले गए। संतोष ने दरवाजा बंद किया और अपना दूध खिड़की से नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने पूछा, संतोष आपने दूध क्यों फेंक दिया? तो संतोष कहने लगे, असल में मुझे दूध पसंद नहीं है। दूध पीने से मेरा जी गड़बड़ाने लगता है, मगर जब पिताजी मुझे दूध पीने के लिए देते हैं तो मैं पिताजी का दिल रखने के लिए दूध तो ले लेता हूँ, मगर उसे पीता नहीं हूँ। खिड़की के नीचे एक कटोरा रखा हुआ है, मैं उसमें दूध डाल देता हूँ और एक बिल्ली आकर उस दूध को पी जाती है। तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र होकर ये दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। संतोष की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कई बार पूछा, लेकिन मेरे पति ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। फिर मैं भी चुप हो गई। आज हमारी सुहागरात थी और मैं बिना किसी वजह के संतोष का मूड खराब करना नहीं चाहती थी। संतोष ने पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो रखा। ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि ईद ने प्यार करने वाले पति को छोड़कर आखिर वो तीनों लड़कियां क्यों चली गई थी। सुबह मेरी आँख खुली तो संतोष बिस्तर पर नहीं थे। शायद वो बाथरूम में थे, क्योंकि पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी भी नहीं थी कि तभी मेरे ससुर दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि मैं बहुत ही अस्त व्यस्त कपड़ों में थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। मुझे अपने ससुर की ये हरकत पसंद तो नहीं आई, मगर फिर भी मैं खामोश रही। एक रात की दुल्हन थी, कच कह भी नहीं सकती थी, और वैसे भी वह मेरे पति के बाप थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे पापा को कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। सो मैं चुप रही। मेरे ससुर आगे बढ़े और उन्होंने मेरे सर पर एक लाल रंग की चुन्नी डाल दी। बोले, बेटी ये बहुत ही शुभ चुन्नी है, शादी का तेरा पहला दिन, तुम इसे वोड़ कर रखना, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।
तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रश्न नहीं होगी। मैं अपनी और बहुओं को भी सुबह सुबह चुन्नी लाकर दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया था और ये चन्नी लेने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मुझे बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी लड़की लगती हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को बहुत सारा खुशी दोगी। ऐसा कहकर मेरे ससुर ने मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि जब भी एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है तो उसके माथे को चूम कर ही उसे प्यार करता है और आशीर्वाद देता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने ससुर का इस तरह चूमना पसंद नहीं आया। इतनी देर में संतोष बाहर आ गए। अपने पिताजी को देखकर बोले, अरे पापा, सुबह सुबह आप यहाँ? मेरे ससुर ने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को ये लाल चुन्नी देने आया था। ये कहकर मेरे ससुर चले गए। संतोष मुंह से बोले, पिताजी की बात मानना और पूरे दिन इस चुन्नी को पहनकर रखना। मैं संतोष से कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे पिताजी की चूमने वाली बात पसंद नहीं आई, मगर मैं चुप रही। इसी तरह मेरी शादी को 2 दिन गुजर गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने ससुर की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। मेरे ससुर हर समय मेरे आसपास रहते थे, मुझसे बात करने की कोशिश करते, बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाते। अपने ससुर की इतनी ज्यादा अटेंशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कभी कभी तो जब मैं और संतोष बहुत पास पास बैठे होते और संतोष मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे होते तो मेरे ससुर आ जाते और संतोष को हाथ पकड़कर उठा देते हैं और किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। मुझे अपने ससुर की ये सारी हरकतें मुझे पसंद नहीं आती थी। अगर यही सब संतोष करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन संतोष तो शादी के दूसरे दिन से ही अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। अब मैं धीरे धीरे इस घर से जुड़ने लगी थी। मेरे मन में अब एहसास होने लगा था कि ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं पूरा मन लगाकर घर का कामकाज करती, उसका ध्यान रखती। एक बात और थी, मैं पूरे घर की सफाई करती, लेकिन मेरे ससुर अपने कमरे की सफाई नहीं करने देते। वो हमेशा उस कमरे में ताला डाल कर रखे थे। जब सोने जाते हैं तभी ताला खोलते और अंदर जाकर सो जाते। मैंने एक दिन संतोष से कहा कि अमित, तुम्हारे पिताजी कमरे में ताला क्यों डालकर रखते हैं? मैं तो सोच रही थी कि पिताजी के कमरे की भी सफाई कर दूं। मेरी बात सुनकर संतोष थोड़ा परेशान हो गए। कहने लगे कि मेरे पिताजी की ये पुरानी आदत है, वह अपने कमरे में किसी का जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने भी मुझे भी अपने कमरे में नहीं आने दिया है। तुम ऐसा करो, बाकी घर की साफ सफाई करो। पिताजी के कमरे को छोड़ दो। हमारे घर में काम वाली भी आती थी, उसने भी मुझे बता रखा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की सफाई किसी को नहीं करने देते। शादी को 2 महीना बीत गया, लेकिन मेरे ससुर का रवैया वैसा ही था। वह अपने कमरे में हमेशा ताला लगाकर रखते। अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था कि जैसे कमरा बहुत ज्यादा गंदा हो चुका होगा। हम रोज अपने घर को साफ करते हैं, तब भी गंदा हो जाता है, और फिर ससुर जी के कमरे की तो बरसों से सफाई नहीं हुई। मैंने यही बात अपने पति संतोष से कही तो संतोष बोले, हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, ऐसा करो, एक बार पिताजी से इजाजत ले लो। अगर वो कहते हैं तो कमरा साफ कर देना। संतोष की इजाजत मिलते ही मैं अपने ससुर जी कमरे में चली आई। आज दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। मेरे ससुर बेड पर बैठे हुए थे, मेरी तरफ ही उनकी पीठ थी। मैंने एक नज़र पूरे कमरे में डाली। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरे कमरे में यहाँ से वहां तक लेडीज कपड़े पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की तरफ नजर गई तो वहां भी मेकअप का सामान और कुछ चिड़िया वगैरह रखी गई थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मेरी सास को तो गजरे हैं, न जाने कितना समय गुजर गया था। फिर भला मेरे ससुर के कमरे में औरत का सामान क्या कर रहा था? आहट पर मेरे ससुर ने छौंक कर देखा। मुझे देखकर वो एकदम से डर गए थे और बोले, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलते हैं। मैं अभी बाहर ही जाने वाला था। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। चलो मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना दो। मैंने कहा, ससुर जी, चाय तो बिमला बना रही है, आप चले चाय पी ले, तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखिए ना, कितना सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये बात सुनकर तो मेरे ससुर और भी ज्यादा डर गए थे। वो जल्दी से बाहर निकल आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बाहर ले आए और जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगे, अरे बहू,
इस कमरे में साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज की रोज अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ। तुम चलो, हम दोनों बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीते हैं। देखो ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जब वो ससुर जी खुद ही कमरे की सफाई नहीं करवाना चाहते थे तो मैं क्या कर सकती थी। मैं बाहर आ गई। तब तक बिमला चाय बनाकर ले आई थी। मैंने आधे मन से चाय पी और अपने रूम में चली आई। अगले दिन मेरी दोस्त रुचिका का फोन आया। कहने लगी, सोनम, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुर लड़कियों का कारोबार करते हैं, वरना तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पति की तीनों पहले की पत्नियां आखिर कहाँ गई? आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ गई। जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। जरूर तुम्हारा ससुर लड़कियों का व्यापार करता है, तभी तो तुम्हारा ससुर इतना पैसे वाला है। रुचिका की बात सुनकर मुझे भी लगने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कुछ ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। वह सारे लेडीज कपड़े मेरी आंखों के सामने घूम गए। सारे के सारे कपड़े लड़कियों की थी। जरूर कमरे में मेरे ससुर लड़कियों को बंद करके रखते हैं, उनके साथ पहले गलत काम करते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आना था कि मेरा पूरा शरीर कांप गया। अगर ऐसा ही था तो फिर मैं इस घर में सुरक्षित नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की सच्चाई जानकर रहूंगी, और अगर मेरे ससुर कुछ गलत काम करते होंगे तो मैं खुद ही उन्हें पुलिस से अरेस्ट करवाऊंगी। अब मैं अपने ससुर पर निगाह रखने लगी थी। एक रात जब मैं पानी लेने बाहर आई तो मेरे ससुर के कमरे की लाइट जल रही थी और मेरे ससुर के कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज भी आ रही थी। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की है। मैं जल्दी से अपने ससुर के कमरे के पास गई। अंदर झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लड़की के रोने की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। अब मैं दरवाजे पर दस्तक देने वाली ही थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा कि कहीं मेरे ससुर गुस्सा न हो जाए और कहीं वह मेरी संतोष से शिकायत न कर दे कि इतनी रात को मैं उन्हें तंग कर रही हूँ। बहुत देर तक मैं कान लगाकर सुनती रही कि लड़की की आवाज दोबारा आती है या नहीं, मगर अब लड़की की आवाज नहीं आ रही थी। मेरे ससुर ने भी अब कमरे की लाइट ऑफ कर ली थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे सही तरह से नींद नहीं आई। संतोष से भी कुछ कह नहीं सकती थी, वरना संतोष कहते कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह मेरे पिताजी पर दोहमत लगाने लगी। एक बार मैं रसोई में खाना बना रही थी कि तभी गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख को सुनते ही मेरे ससुर भागते हुए रसोई घर में गए। मुझे दर्द से तड़पते देखकर वो जल्दी से मेरे पास आए और मेरा हाथ देखने लगे। मेरे ससुर उस वक्त मेरे इतने नजदीक आ गए थे कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने अपने ससुर से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। वह मुझे रसोई से बाहर ले आए। स्टोर रूम में बैठाकर वो जल्दी से बर्फ लेकर आए और वहीं सोफे पर मेरे बिल्कुल करीब होकर बैठ गए और मेरे हाथ पर बर्फ लगाने लगे। मुझे घुटन का एहसास होने लगा। ससुर और बहू के बीच में एक मर्यादा होनी चाहिए, एक दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। वह दूरी मेरे ससुर ने मिटा दी थी। वह मेरे बहुत करीब थे। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में आ गई। मेरे ससुर पीछे से मुझे आवाज लगाते रह गए। अपने ससुर के ये सब हरकतें मुझे बहुत गलत लग रही थी, लेकिन संतोष से कैसे कहती दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। लेकिन मैं अपने ससुर के ऊपर पूरी नजर बना हुई थी कि मुझे कुछ तो ऐसा मिले जो मैं संतोष को दिखाकर संतोष के पिताजी को गलत साबित कर सकूं। लेकिन अभी तक मेरे हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था। एक दिन संतोष को घर आने में बहुत देर हो गई। वैसे तो संतोष रात को 8 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज 10 बजने वाले थे और संतोष अभी तक घर नहीं आए थे। वैसे तो अमित के पास दूसरी चाबी थी, वह मेन गेट खोलकर खुद ही घर के अंदर आ सकते थे, लेकिन मैं फिर भी संतोष का इंतजार कर रही थी और संतोष का इंतजार करते हुए मैं बाहर ड्राइंग रूम में टहल रही थी। मेरे ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। उनके कमरे की लाइट जल रही थी और तभी मैं चौंक गई। मुझे अपने ससुर के कमरे से फिर किसी लड़के की रोने की आवाज आने लगी। पहले तो रोने की आवाज हल्की थी, कुछ देर बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की थी और वो हेल्प हेल्प कहकर चिल्ला रही थी। अब मैं और नहीं रुक सकती थी। मैंने जोर जोर से अपने ससुर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ,
लड़की की दबी दबी सिसकियों की आवाज अब भी आ रही थी। जो मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला तो फिर मैंने खिड़की पर एक जोरदार धक्का दिया। खिड़की के पट खुल गए। सामने एक लड़की अपना मुंह घुटनों में छुपाए बैठी हुई थी और सिसक सिसक रो रही थी। मैं जल्दी से खिड़की से कूदकर अंदर गई। इतनी देर में संतोष भी अंदर आ गए थे। जब उन्होंने मंझे मेरे ससुर के कमरे में खिड़की के रास्ते जाते देखा तो वह भी मेरे ससुर के कमरे की तरफ चले आए। तब तक मैंने अंदर जाकर दरवाजा अंदर से खोल दिया था। मेरे ससुर कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, वह लड़की अभी अपना सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। संतोष भी सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए थे। मैं जल्दी से उस लड़की के पास गई और उसको दिलासा देने लगी। लेकिन जब उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मेरे और संतोष के सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो कोई लड़की नहीं बल्कि वह तो मेरे ससुर थे, जो फूल लड़की के मेकअप में थे। शादी का जोड़ा पहन रखा था, खुद को ऐसे तैयार कर रखा था कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो, और लड़की की आवाज निकालते हुए कुछ और बड़बड़ा रहे थे और रो भी रहे थे। ऐसे सिसक सिसक कर रो रहे थे जैसे उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका हो, जैसे किसी ने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। अपने पिताजी को इस तरह हिचक हिचक कर रोते देखकर संतोष की आंखों में भी आंसू आ गए। वह जल्दी से अपने पिताजी के पास गए, उन्हें चुप कराया। इतनी देर में मेरे ससुर बेहोश हो चुके थे। संतोष जल्दी से उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आपके पापा किसी बात का बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। और फिर संतोष ने मुझे एक बरसों पुरानी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। संतोष ने बताया कि हम 2 बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी थी। मेरी माताजी हम दोनों बहन भाइयों को छोड़कर बचपन में ही चली बसी। मेरे पिताजी ने ही हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। मेरे पिताजी हमारी वजह से 10वीं शादी भी नहीं की थी। धीरे धीरे हम दोनों बहन भाई बड़े हो गए और फिर मेरी बहन का रिश्ता भी हो गया। मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उस रात मेरी बहन दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी बारात आने वाली थी। तभी कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। वह शायद पुलिस से बचने के लिए हमारे घर में छुपने के लिए आए थे। वह 5 डाकू थे और मेरे बहन के कमरे में घुस गए। उस समय मेरे पिताजी मेरे बहन के पास ही बैठे हुए उसे कुछ बातें कर रहे थे। मेरे पिताजी मेरी बहन से बहुत प्यार करते थे और पिताजी को लगा कि शायद मेरी बेटी अब जाने वाली है, इसके लिए उसके साथ आखिरी समय को यादगार बनाना चाहते थे कि तभी उसी समय डाकू कमरे में घुस आए थे। डाकू ने मेरे पिताजी को बाथरूम में बंद कर दिया और मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मेरी बहन चीखती रही, चिल्लाते रही, लेकिन बाहर डीजे की इतनी तेज आवाज थी कि किसी ने मेरी बहन और पिताजी के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। 5 डाकू अपनी मनमानी करके और मेरी बहन की जिंदगी खराब करके चले गए थे। जब मेरे पिताजी ने अपनी बेटी की उजड़ी हुई हालत देखी तो उसी समय उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वह चीख मारकर बेहोश हो गए थे। किसी भी बाप के लिए ये सदमा बहुत बड़ा होता है कि उसकी बेटी की इज्जत उसकी आंखों के सामने लूट लिया जाता हो। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन मेरी बहन को बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे पिताजी कुछ नॉर्मल तो हो गए, लेकिन मेरी बहन वाले हादसे ने उनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर किया था। धीरे धीरे मेरे पिताजी दिमागी मरीज बन चुके थे। मैं अपने पिताजी को कभी हर्ट नहीं कर सकता था, उनकी सारी बातें मानता था। संतोष की बात सुनकर अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। मेरे ससुर गलत नहीं थे। मेरे ससुर जब भी मेरे करीब आते थे तो वह मुझे अपनी बेटी के रूप में देखते थे। उन्हें अपनी मरी हुई बेटी मुझ में दिखाई देती थी। मेरी तीनों सौतनों के साथ ही शायद मेरे ससुर का यही रवैया रहा होगा और मेरी तीनों सौतनों ने मेरे ससुर के इस रवैया को गलत रंग दिया होगा। जैसा कि एक बार मेरे मन में भी गलत सलत ख्याल आया था, लेकिन मेरे ससुर की मंशा गलत नहीं थी। उन्हें अपनी बहुओं में अपनी बेटी नजर आती थी और इसीलिए वो अपनी बहू के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करते और उसको बहुत प्यार करते। कभी कभी तो मेरे ससुर को अपने बेटे संतोष भी डाकू नजर आने लगता था, इसलिए वो संतोष को अपनी बहू के पास से हटा देते थे। ऐसा करके वो अपनी बेटी की रक्षा करते थे। जब संतोष को सारी सच्चाई पता चली तो संतोष को भी बहुत अफसोस हुआ था। संतोष ने मुझसे कहा कि मैंने उन तीनों लड़कियों के साथ बहुत गलत किया।
काश मुझे पहले से सच्चाई पता होती तो उन तीनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं पहले से ही अपने पापा का इलाज करवाता, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। अगर तुम उस रात ये हिम्मत ना दिखाते और खिड़की से कूदकर अंदर न जाती तो ये हकीकत कभी खुलकर सामने नहीं आती। अब एक अच्छे हॉस्पिटल में मेरे ससुर जी का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई है कि मेरे ससुर बहुत जल्दी स्वस्थित हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी से यही पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बगैर उसकी असलियत को जाने बिना हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उस पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाएं या डालें। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए लास्ट तक बने रहे। आधी रात के वक्त रोहित को प्यास लगी। उसकी नींद टूटी तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। बाहर से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रोहित खड़ा हुआ और अंदाजे से लाइट के बटन के पास पहुंचकर लाइट ऑन कर दी। जैसे ही लाइट ऑन हुई, सबसे पहले उसकी नजर दीवार पर लगी हुई घड़ी पर पड़ी। रात के 1 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित ने बिस्तर की तरफ देखा तो वो एकदम हैरान रह गया। उसके बगल में मकान मालकिन की बेटी दिव्या लेटी हुई थी और उसके आगे उसका छोटा भाई निखिल लेटा हुआ था। रोहित ने पानी पिया और एक बार फिर से दिव्या को देखा। रोहित मन में सोचने लगा, काश ये मुझसे पड़ जाए तो लाइफ बन जाए, पर इसका कुछ पता नहीं चलता कि इसके मन में क्या चल रहा है। रोहित लाइट ऑफ करके वही वापस अपनी जगह पर लेट गया। उसका मन यही सोच रहा था कि उसकी बगल में दिव्या लेटी हुई है। रोहित सोचने लगा कि क्या दिव्या जानबूझकर उसकी तरफ सोई थी? निखिल को उसने बीच में क्यों नहीं सुलाया? क्या दिव्या भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ? लगता है जो आनंद मैंने उसे बस में दिया था, वही आनंद लेने अब रात में आई है। रोहित ने सोचा, आज अच्छा मौका है अपना लक आजमाने का। वो दिव्या के करीब फिसक गया और फिर पूरी रात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी है 19 साल के किराएदार रोहित की और 38 साल की मालकिन सुनीता की। रोहित सुनीता के साथ तो प्यार कर लेता है। अब उसकी नज़र उसकी बेटी दिव्या पर थी। आज सुनीता ने अपने किराएदार रोहित से कहा था कि वो उसके दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आए। तभी रोहित घर से दोनों बच्चों को लेकर निकल पड़ा। गली से बाहर आकर वो रोड पर बस स्टॉप पर खड़े हो गए। 5 मिनट इंतजार करने के बाद बस आ गई। तीनों बस में चढ़ गए। बस में पहले से बहुत भीड़ थी। बस चल पड़ी। बस में काफी लोग खड़े होकर सफर कर रहे थे। खैर, किसी तरह तीनों बस में खड़े हो गए। सबसे आगे निखिल खड़ा था। उसके पीछे उसकी बहन दिव्या खड़ी थी और फिर उसके पीछे किराएदार रोहित खड़ा था। तीनों एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। रोहित बोला, लाओ ये बैग मुझे दे दो। दिव्या ने पीछे मुड़कर देखा और बिना कुछ बोले अपना स्कूल बैग रोहित को पकड़ा दिया। अब रोहित दिव्या के पीछे खड़ा था। दिव्या थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अगले स्टॉप पर कुछ लोग और बस में चढ़ गए, जिसकी वजह से दिव्या को कुछ एहसास हुआ। वो एकदम से कांप गई। वो बड़ी मुश्किल से अपने फेस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर पा रही थी। इतने में दिव्या और निखिल का स्कूल आ गया था, इसलिए उनको नीचे उतरना पड़ा। दिव्या की नजरें झुकी हुई थी। उसका फेस एकदम लाल हो चुका था। आंखों में बेताबी भी साफ झलक रही थी। वो रोहित से बिना नजर में लाए स्कूल में चली गई और अपना बैग क्लास में रखकर सीधा टॉयलेट की तरफ भागी। टॉयलेट के अंदर आते ही उसने अपने साथ लाइट टिश्यू पेपर से अपने आप को साफ किया और फिर बाहर आ गई। दिव्या का पूरा दिन क्लास में मन नहीं लगा।
रात को जब रोहित घर आया तो उस रात भी रोहित को सुनीता से मिलने का मौका नहीं मिला। दिव्या भी रोहित से नजरें नहीं मिला पा रही थी। रोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या के दिल में क्या है। अगले दिन जब तीनों नाश्ता करके स्कूल के लिए निकले तो इस बार बस में कल की तरह ही भीड़ थी। दिव्या कल की तरह निखिल के पीछे खड़ी थी और उसके पीछे रोहित खड़ा था। कुछ देर बाद स्कूल आ चुका था। मजबूरन तीनों को बस से उतरना पड़ा। जब तीनों नीचे उतर आए तो रोहित ने अपनी उंगलियों को नाक के पास लाकर सूंघा, जो दिव्या सब देख रही थी। दिव्या ने ये सब देखकर अपनी नजरें नीचे कर ली। दिव्या और निखिल को स्कूल छोड़ने के बाद रोहित स्टेशन आ गया। उसके दिमाग में बस वाली घटना ही चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिव्या ने आज जानबूझकर ये किया। ये कुछ और बात है। वो अभी इसी सोच विचार में था। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसने अपने इंचार्ज से तबीयत का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली और रास्ते में आते हुए एक क्वार्टर दारू पी ली। सुनीता घर का काम खत्म कर चुकी थी। आज सुनीता को भी 2 दिन हो चुके थे। रोहित से मिले हुए अभी वो नहाने की तैयारी कर रही थी। सुनीता ने टाइम देखा, 10 बज चुके थे। सुनीता ने अपने धुले हुए कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी अचानक डोरबेल बजी। सुनीता ने बालकनी में आकर देखा तो नीचे रोहित खड़ा था। सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई नीचे आ गई और गेट खोला। सुनीता बोली, क्या बात है, आज घर जल्दी वापस आ गए। रोहित अंदर आते हुए बस काम में दिल नहीं लग रहा था। सुनीता ने गेट बंद कर दिया। क्यों? क्या हुआ तुम्हारे दिल को? रोहित बोला, बस इसी दिल को तो तुमने दीवाना बना दिया है। सुनीता बोली, धद कैसी बातें करते हो, और सुनीता ऊपर आने लगी। रोहित भी सुनीता के पीछे ऊपर आ गया। ऊपर आते ही उसने सुनीता को प्यार करना चाहा और सुनीता रोहित के बगल से निकलते हुए अपने रूम में आ गई। रोहित भी उसके पीछे पीछे रूम में आ गया। सुनीता रोहित की तरफ पलटी। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। सुनीता बोली, रोहित तुमने मुझे क्या कर दिया है? मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रोहित बोला, क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? सुनीता बोली, तुमने मेरे अंदर प्यार जगा दिया है। दोनों ने मिलकर काफी देर तक प्यार किया। अब दोनों काफी थक गए थे। घड़ी पर 11 बज रहे थे। दिव्या और निखिल स्कूल से 2 बजे वापस आते थे। 2 बजे जब दिव्या और निखिल वापस आए तो रोहित नीचे ही था। उसने गेट खोला तो दिव्या और निखिल अंदर आ गए। दिव्या रोहित को देखकर एकदम थोड़ी हैरान जरूर हुई, लेकिन सीधा ऊपर आ गई। सुनीता ने किसी तरह दोपहर का खाना बना लिया था। जब रोहित ऊपर आया तो चारों बैठकर खाना खाने लगे। तभी सुनीता ने खाना खाते हुए दिव्या और निखिल को बताया कि आज उनकी मौसी यानी कि सुनीता की बहन सीमा का फोन आया था। उसके देवर की शादी संडे को है। उसने हमें इनवाइट किया है, पर लगता है कि मैं नहीं जा पाऊंगी। बहुत से कपड़े सिलने के लिए पड़े हैं। निखिल बोला, लेकिन माँ मुझे जाना है। कितने महीने हो गए, सारे समर वेकेशन भी घर पर ही बिता दिए। निखिल जिद करने लगा। दिव्या भी सुनीता से बोली, माँ हमें जाना है। अब तो कई साल हो गए, हमें एक भी शादी नहीं देखी है। प्लीज माँ जाने दो ना, हम अकेले चले जाएंगे। सुनीता बोली, ठीक है, लेकिन अकेले नहीं। अगर रोहित साथ में जाएगा तो मुझे भी परेशानी नहीं होगी। निखिल ने कहा, ये ठीक रहेगा। मैं रोहित भैया के साथ खूब मस्ती करूंगा। सुनीता बोली, क्यों रोहित, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रोहित बोला, बेमन से ठीक है, मैं चला जाऊंगा। खाना खाने के बाद सुनीता ने अपनी बहन सीमा को फोन किया। हेलो सीमा, कैसी हो? सीमा ने कहा, मैं ठीक हूँ दीदी, तुम कल आ रही हो ना?
सुनीता बोली, नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। घर पर बहुत सा काम पड़ा है, पर बच्चे आ रहे हैं। सीमा ने कहा, क्या अकेले आएंगे? सुनीता ने कहा, नहीं, हमने नीचे का रूम एक लड़के को रेंट पर दे रखा है। बहुत ही अच्छा लड़का है, उसी के साथ आ रहे हैं, तुम संभाल लेना। सीमा ने कहा, ठीक है दीदी, अगर तुम आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। उसके बाद सुनीता ऊपर छत पर आ गई। दिव्या और निखिल अपना बैग पैक करने में लगे हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। जब सुनीता ऊपर आई तो रोहित पहले से ही ऊपर अपना बिस्तर लगाकर लेटा हुआ था। सुनीता बिना कुछ बोले बिस्तर लाने स्टोर रूम में जाने लगी। रोहित भी उसके पीछे आ गया। सुनीता बोली, छोड़ो, ये सब क्या कर रहे हो? बच्चे नीचे हैं, अगर ऊपर आ गए तो। रोहित बोला, तुमने मुझे क्यों जाने के लिए बोला? उनके जाने के बाद हमारे पास रात को टाइम ही टाइम होता। सुनीता बोली, लेकिन बच्चे अकेले कैसे जाते? और मुझे भी 2-3 दिन का रेस्ट चाहिए। रोहित बोला, क्यों, क्या हुआ, मन भर गया क्या? सुनीता बोली, तुम्हें नहीं पता, तुमने तो मेरी तबीयत खराब करके रख दी है। अब ठीक होने में थोड़ा टाइम तो चाहिए, इसलिए तुम्हें वहां पर भेज रही हूं। फिर दोनों बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद दिव्या और निखिल भी ऊपर आ गए और सब लोग सो गए। अगली सुबह नाश्ते के बाद रोहित, निखिल और दिव्या जाने की तैयारी में जुट गए। करीब 2 बजे तीनों बस स्टैंड पर पहुंच गए और लखनऊ के लिए बस पकड़ ली। सीमा का घर लखनऊ सिटी से थोड़ा बाहर था। तीनों बस में बैठ गए। निखिल विंडो सीट की तरफ बैठा हुआ था। उसके बाद दिव्या और फिर रोहित बैठा हुआ था। शाम के करीब 6 बजे तीनों मौसी के घर पहुंच गए। सीमा, दिव्या और निखिल को देखकर बहुत खुश हो गई। सीमा ने तीनों को अंदर ड्राइंग रूम में बैठा दिया। घर में मेहमानों की काफी भीड़ थी। चाय नाश्ते के बाद दिव्या और निखिल अपने रिश्तेदारों से मिलने और बातें करने में मसरूफ हो गई और रोहित एक कोने में चेयर पर बैठा हुआ सब देख रहा था। दिव्या और रोहित की नजरें आपस में बार बार टकरा रही थी। दिव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती, पर रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी कजिन के बात करने पर मुस्कुरा रही है या फिर उसे देखकर रोहित निखिल के पास गया। निखिल, जरा बात सुनना। निखिल बोला, जी भैया कहिए, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। निखिल ने कहा, जी ठीक है भैया, और रोहित घर से निकलकर पैदल चलता हुआ मार्केट में आ गया और ठेके से एक हाफ लेकर दारू पी ली। जब रोहित घर वापस आया तो रात के 9 बज रहे थे। घर में लेडीज संगीत चल रहा था। सब लोग नाच गारा कर रहे थे। रोहित एक कोने में चेयर पर जाकर बैठ गया। दिव्या अपने रिलेटिव्स के साथ नाच रही थी। उसने मैरून कलर की सलवार कमीज पहनी हुई थी। दिव्या एकदम बहुत सुंदर लग रही थी। रोहित उसके गोरे रंग को देखकर पागल हुए जा रहा था, लेकिन रोहित का मन नहीं लग रहा था। उसे नींद आने लगी थी। उसने निखिल को हाथ से इशारा किया। निखिल रोहित के पास आया और बोला, जी भैया क्या बात है? रोहित ने कहा, निखिल मुझे बहुत नींद आ रही है। निखिल बोला, भैया आप रुकिए, मैं मौसी को अभी कहता हूँ। और निखिल अपनी मौसी सीमा के पास चला गया और अपनी मौसी को बताया। थोड़ी देर बाद सीमा निखिल के साथ एक और आ गई और निखिल ने रोहित को इशारे से बुलाया। रोहित उन दोनों के पीछे चला गया। सीमा निखिल और रोहित को ऊपर के एक कमरे में ले गई। वो रूम शादी के सम्मान से भरा पड़ा था। वहां बहुत ही कम जगह थी। सीमा ने 2 गद्दों को नीचे जमीन पर बिछा दिया और बोली, निखिल तुम लोग यहीं सो जाना, और निखिल तुम मेरे साथ चलो, मैं खाना देती हूँ। तुम अपने भैया को ऊपर खाना दे जाना। और निखिल अपनी मौसी सीमा के साथ नीचे आ गया। उसकी मौसी ने खाना डालकर निखिल को दे दिया। निखिल रोहित का खाना वहीं उसके रूम में दे आया। रोहित ने तब तक कपड़े चेंज कर लिए थे और शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर खाना खाने लगा
और खाना खाने के बाद वो लेट गया। थका होने की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। नीचे नाच गाना चल रहा था। देर रात रोहित को प्यास लगी। उसकी नींद टूटी तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। बाहर से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रोहित खड़ा हुआ और अंदाजे से लाइट्स के बटन के पास पहुंचकर लाइट ऑन कर दी। जैसे ही लाइट ऑन हुई, सबसे पहले उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित ने बिस्तर की तरफ देखा तो वो एकदम हैरान रह गया। उसके बगल में दिव्या लेटी हुई थी और उसके आगे निखिल लेटा हुआ था। रोहित ने पानी पिया और एक बार फिर से दिव्या को देखा। रोहित मन में सोचने लगा, काश ये मुझसे पड़ जाए तो मेरी लाइफ बन जाए। पर इसका कुछ पता नहीं चलता कि इसके मन में क्या है। रोहित ने लाइट ऑफ करके वही वापस अपनी जगह पर लेट गया। उसका मन यही सोच रहा था कि उसकी बगल में दिव्या लेटी हुई है। रोहित सोचने लगा कि क्या दिव्या जानबूझकर उसकी तरफ सोई थी? निखिल को उसने बीच में क्यों नहीं सुलाया? क्या दिव्या भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ? रोहित ने सोचा, आज अच्छा मौका है अपना लक आजमाने का। वो दिव्या के करीब खिसक गया। तभी अचानक फिर से निखिल के खांसने की आवाज से रोहित डर गया और अपना हाथ दिव्या की टी शर्ट से निकाल दिया। निखिल उठकर बैठ गया और दीदी दीदी पुकारने लगा। थोड़ी देर बाद दिव्या ने जवाब दिया। दिव्या ने कहा, क्या है निखिल, सो जाना। निखिल बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है, देखो ना ये गद्दा कितना पतला है। दिव्या ने उठकर लाइट ऑन की। रोहित अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा रहा। निखिल ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही दीदी। दिव्या बोली, तो फिर अब रात में क्या करूं? अभी बाहर कुछ चहल पहल थी। दिव्या की मौसी सीमा ने डोर नॉक किया। दिव्या ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सीमा ने पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? निखिल ने बोला, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है। मौसी सीमा बोली, अच्छा ठीक है मेरे बच्चे, चल तू आ जा मेरे साथ ही सो जाना। दिव्या, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ मेरे रूम में चलो, थोड़ी सी जगह तंग है पर हम मैनेज कर लेंगे। दिव्या बोली, कुछ देर सोचने के बाद, कोई बात नहीं मौसी, मैं यहीं पर सो जाऊंगी। सीमा ने कहा, पक्का ना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दिव्या ने कहा, नहीं मौसी, और सीमा निखिल को अपने साथ लेकर चली गई। इधर दिव्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ये सोचकर कि आगे क्या होने वाला है, उसने कांपते हाथों से दरवाजे को बंद किया। जैसे ही दिव्या ने दरवाजा बंद करके पलटी तो उसने देखा रोहित बिस्तर पर बैठा हुआ था। दिव्या ने नजरें नीचे कर लीं। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। रोहित उठकर उसके पास आ गया। दिव्या नीचे फर्श की तरफ देख रही थी और उसने अपने पैर के अंगूठे से फर्श को कुरेद रही थी। रोहित ने बिना कुछ बोले उसे अपनी तरफ खींच लिया। दिव्या ने कहा, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? रोहित बोला, अच्छा तो अब शर्मा रही हो? पहले तो ये कहते हुए रोहित चुप हो गया और दिव्या को प्यार करने लगा। दिव्या तो शर्म के मारे मरी जा रही थी। रोहित खड़ा हुआ और लाइट ऑन कर दी। दिव्या अपने आप को इस हालत में देखकर शर्मा गई। रोहित वापस बिस्तर पर आ गया तो उसने देखा गद्दे पर दाग लगे हुए थे। दिव्या ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके गद्दे को गीले कपड़े से साफ कर दिया। फिर दोनों लाइट ऑफ करके सो गए। सुबह 7 बजे दिव्या की मौसी ने दरवाजा नॉक किया तो दिव्या ने उठकर अपने आप और रोहित को उठाकर दुरुस्त करके डोर खोला। सीमा बोली, उठ जाओ बेटा, क्रैश हो जाओ, फिर चाय नाश्ता कर लेना। दिव्या बोली, जी मौसी। सीमा के जाते ही दिव्या ने रोहित की तरफ देखा और मुस्कुराकर नजरें नीचे कर लीं। फिर दिव्या बाहर चली गई। उस दिन घर पर और ज्यादा मेहमान आ गए, जिसके कारण उन दोनों को शादी के बाद तक मौका नहीं मिला। आखिरकार दिव्या, निखिल
और रोहित तीनों शादी के बाद वापस घर आ गए। सुनीता तीनों को देखकर बहुत खुश हुई। रोहित दोपहर को स्टेशन चला गया। वहां पर रोहित के इंचार्ज ने बताया कि अगर वो अपनी नाइट शिफ्ट कर ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉई कम हैं। रोहित ने थोड़ी देर सोचने के बाद हामी भर दी, क्योंकि रोहित जानता था कि रात को ना तो वो दिव्या को प्यार कर पाएगा और ना ही सुनीता को। दिन में कम से कम सुनीता का प्यार तो मिल जाएगा। फिर वो रात को आने का बोलकर वापस घर आ गया और आते ही उसने सुनीता को नाइट शिफ्ट के बारे में बता दिया। रात को खाना खाने के बाद रोहित स्टेशन पर आ गया और अपने काम पर लग गया। करते करते रात का 1 बज चुका था। काम खत्म करने के बाद रोहित अपने ऑफिस के स्टाफ रूम में आ गया और साथ लाई हुई दारू के क्वार्टर को पीने के बाद सो गया। अगले दिन सुबह रोहित 9 बजे घर वापस पहुंचा। जब उसने दरवाजा बजाया तो सुनीता ने ही गेट खोला और रोहित अंदर आ गया। सुनीता ने जैसे ही गेट बंद किया, रोहित ने प्यार करना शुरू कर दिया। सुनीता बोली, ओ ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, दिव्या घर पर ही है। आज उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो स्कूल नहीं गई है। रोहित मन मारकर अपने रूम में आ गया और कपड़े चेंज करने लगा। उधर सुनीता उसके कमरे में आकर बोली, ऊपर आकर नाश्ता कर लो। और इतना कहकर सुनीता ऊपर चली गई। रोहित कपड़े चेंज करके ऊपर आ गया और नाश्ता करने लगा। जब सुनीता उसे नाश्ता परोस रही थी तो रोहित ने सुनीता से इशारे से पूछा, दिव्या कहाँ पर है? तब सुनीता ने उसके रूम की तरफ इशारा कर दिया। रोहित ने सुनीता से धीमी आवाज में कहा, इसका तो कुछ करो। देखो ना कितना बेताब हो रहा है, सुनीता बोली। धत कैसी बातें करते हो? और सुनीता मुस्कुराने लगी। रोहित बोला, एक बार प्यार कर दो ना, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। सुनीता बोली, तुम नीचे जाओ, मैं मौका देख कर आती हूँ। और रोहित नीचे आ गया और बिस्तर पर आकर लेटकर सुनीता का इंतजार करने लगा। और सुनीता का इंतजार करते करते उसे नींद आ गई। दोपहर के 12 बज रहे थे। दिव्या अपने रूम में मेडिसिन लेकर सोई हुई थी। अचानक उसकी नींद टूटी। वो उठकर बाहर आ गई। उसने देखा उसकी माँ सुनीता अपने रूम में नहीं थी। उसने किचन और बाथरूम में देखा पर सुनीता उसे नहीं मिली। वो नीचे उतर आई। रोहित के रूम का डोर बंद था। उसने बैठक में देखा पर वहां भी सुनीता नहीं थी। उसने सोचा शायद माँ ऊपर छत पर हो। ये सोचकर वो धीरे से रोहित के रूम के पास आई और डोर को धकेलकर अंदर आ गई। दिव्या एक पल के लिए सन्न रह गई। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अचानक सुनीता को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जब सुनीता ने पीछे देखा तो दिव्या पीछे खड़ी ही थी, जैसे कोई पुतला खड़ा हुआ हो। इससे पहले कि सुनीता कुछ बोलती, दिव्या वापस कमरे से दौड़ गई। कदमों की आहट सुनकर रोहित भी एकदम होश में आया। रोहित बोला, कौन था? सुनीता बोली, ओ ये क्या हो गया? दिव्या ने सब कुछ देख लिया। अब क्या होगा? सुनीता ऊपर की तरफ चली गई। ऊपर आकर दिव्या के कमरे में चली गई। दिव्या बेड पर उल्टी लेडी रो रही थी। सुनीता धीरे से उसके पास आकर बैठ गई और उसके सर पर हाथ रखा ही था कि दिव्या ने सुनीता के हाथ को झटक दिया। दिव्या ने कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दिव्या का गुस्सा देखकर सुनीता ने वहां से बाहर आना ही ठीक समझा। दोपहर को निखिल भी घर आ गया। घर में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। दिव्या अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। सुनीता ने उसे कई बार बात करने की कोशिश की पर दिव्या बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो अब अपने कमरे में रोती रही। अगली सुबह दिव्या निखिल के साथ स्कूल चली गई। जब रोहित वापस आया तो सुनीता से पूछा, क्या हुआ? कोई बात हुई क्या? सुनीता बोली, नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं,
ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, मैं तो उससे नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ। रोहित बोला, अगर तुम कहो तो मैं बात करके देखता हूँ। सुनीता बोली, मुझे नहीं लगता इससे कोई हल निकलेगा। रोहित बोला, तुम बस निखिल को लेकर कहीं बाहर चली जाना, बाकी का मैं सब संभालूंगा। सुनीता बोली, ठीक है। दोपहर को जब निखिल और दिव्या वापस आए तो दोपहर का खाना खाने के बाद सुनीता निखिल को मार्केट ले गई। सुनीता के जाने के बाद रोहित गेट बंद करके ऊपर आ गया और सीधा दिव्या के रूम में चला गया। दिव्या बेड पर लेटी हुई थी। रोहित को देखा वो एकदम गुस्सा होते हुए बोली, निकल जाओ, मेरे कमरे से यहाँ क्या लेने आए हो? रोहित बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दिव्या ने कहा, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तुमसे बात करना तो दूर की बात है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। दिव्या बिना कुछ बोले बैठी रही। वो नीचे की तरफ नजरें झुकाए बैठी थी। रोहित बोला, देखो दिव्या, कुछ भी गलत नहीं हुआ। दिव्या ने कहा, क्या तुमने गलत नहीं किया? माफी मांगने के बजाय तुम अपनी करतूत को सही ठहरा रहे हो। मेरी ही माँ के साथ रिश्ता बनाकर तुमने कौन सा सही काम कर लिया और मुझे भी धोखा दिया? क्या ये भी सही है? रोहित बोला, देखो दिव्या, तुम्हारी माँ गलत नहीं है। तुमने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है कभी? दिव्या बोली, तो तुम्हारे कहने का मतलब मुझे मेरी माँ की परवाह नहीं थी? क्या मैं उनसे प्यार नहीं करती थी? रोहित बोला, नहीं, बात वो नहीं है। दिव्या ने कहा, तो फिर क्या बात है? जरा मुझे भी तो समझाओ। रोहित थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, देखो दिव्या, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हारी और निखिल की जिम्मेदारी कैसी निभाई है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारी खातिर ही उसने दूसरी शादी नहीं की। उसकी भी जरूरतें हैं। हर औरत को शरीर के सुख का हक है। दुनिया की नज़र में चाहे वो नाजायज हो, और उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक होता है। आखिर वो भी तो एक औरत है, उसकी भी कुछ जरूरतें हैं। क्या वो अपनी जिंदगी यूं ही अपनी तमन्नाओं को मारकर जीती रहे? उसे अपनी खुशी के लिए जीने का कोई हक नहीं है। दिव्या ने कहा, पर तुम ही क्यों अपने से आंधी उम्र के लड़के के साथ मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। रोहित बोला, मेरा यकीन करो, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। दिव्या खामोश हो गई। रोहित वहां से चला आया। रात को दिव्या ने सबके साथ खाना खाया तो जरूर था, पर अब भी वो किसी से बात नहीं कर रही थी। धीरे धीरे दिव्या को नॉर्मल होते देखकर सुनीता ने भी राहत की सांस ली। खाने के बाद जब रोहित छत पर टहल रहा था तो सुनीता ऊपर आ गई। सुनीता बोली, लगता है अब दिव्या नॉर्मल हो रही है। रोहित बोला, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सुनीता बोली, क्या कहा जाना है? रोहित ने कहा, मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए, यही ठीक रहेगा। सुनीता बोली, प्लीज ऐसा न कहो, पहली बार मैंने किसी से प्यार किया है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। दिव्या को तो मैं संभाल लूंगी। रोहित बोला, बात वो नहीं है, आखिर कब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मेरी भी जिंदगी है, मेरा भी फ्यूचर है, मुझे भी तो शादी करनी है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो नीचे घुटनों के बल बैठ गई और रोहित की कमर को बाहों में भर लिया। प्लीज मुझे छोड़कर न जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारी शादी में कोई रुकावट खड़ी नहीं करूंगी। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने अपना आखिरी दाव चला। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता हूँ और जो तुम्हें चाहे वो सब सुख दे सकता हूँ। सुनीता बोली, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। रोहित बोला, मैं तुम्हारी लड़की दिव्या के साथ शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और दिव्या भी हमारा साथ देगी। सुनीता बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। रोहित बोला, क्यों तुम नहीं चाहती?
सुनीता बोली, दिव्या कभी नहीं मानेगी। रोहित ने कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? सुनीता बोली, अगर ऐसा हो सकता है तो कोशिश करके देख लो। दोस्तों, कहानी जारी रहेंगी। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।